आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज दरअसल हम सब जो यहाँ जुड़े हैं, यहाँ जो हम सब जमा हैं, सिंपोजियम ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज, लैंडमार्क ऑफ हायर एजुकेशन इन सीमांचल बिहार। सीमांचल किशनगंज की जो तालीमी, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी जो हालात हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। पहले सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद नीति आयोग ने यह बता दिया कि हम किस तह तक और किस कैटेगरी में हम आते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हम सब के बीच है। और ऐसे में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मौलाना मुतीउर रहमान साहब की पहल से किशनगंज वो जगह है जिसे ये कहा गया कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा, सबसे बैकवर्ड इलाका, वहाँ से इन्होंने एक पहल की और वो पहल इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के तौर पर हो रही है। और इंशाअल्लाह ये वो पहल होगी जो इस देश में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाद तीसरी मुस्लिम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई अगर होगी तो इंशाअल्लाह किशनगंज में होगी। और इसके लिए हम बहुत हम सब लोग शुक्रगुजार हैं, मौलाना मुतीउर रहमान साहब का शुक्रगुजार हैं। और इसी सिलसिले में ये दरअसल प्रोग्राम आज हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, हम चाहेंगे कि हमारे एक साथी हैं जनाब हामिद मुख्तार साहब, वो यहाँ आएँ और कुरान पाक की तिलावत से जो प्रोग्राम है उसका हम शुरुआत करें, आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़र्उहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वमथलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि स्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वयुदिल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन वयफ़अलुल्लाहु मा यशा। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। कुरान पाक की तिलावत के बाद अब हम जनाब अब्दुल रहीम साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज पर आइए और हम्द सना से हम सबको लुत्फ़ अंदोज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी रगों में बहते लहू का कतरा कतरा तेरा है, मेरी रगों में बहते लहू का कतरा कतरा तेरा है। मैं भी सरापा तेरा या रब, सब कुछ तेरा है। बरगो समर क्या, जिन्नो बशर क्या, धरती अंबर शम्स कमर क्या। बरगो समर क्या, जिन्नो बशर क्या, धरती अंबर शम्स कमर क्या। तू ही मालिक खालिक सबका, ज़र्रा ज़र्रा तेरा है। सीप में मोती नैनों में ज्योति, सीप में मोती नैनों में ज्योति, फूल में खुशबू जज्ब न होती। मिट्टी के इस पुतले में या रब, सारा करिश्मा तेरा है। मिट्टी के इस पुतले में या रब,
सारा करिश्मा तेरा है। गोरा काला कमतर आला, निर्धन हो या पैसा वाला। गोरा काला कमतर आला, निर्धन हो या पैसा वाला। सभी झुके हैं तेरे आगे, हर एक बंदा तेरा है। सभी झुके हैं तेरे आगे, हर एक बंदा तेरा है। मेरी रगों में बहते लहू का कतरा कतरा तेरा है। मैं भी सरापा तेरा या रब, क्या है मेरा तेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब। अजीब इत्तफ़ाक़ है ना कि आज हम सब इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और जिस तरह से हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जब जामिया मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद रखी गई तो वो लोग जो अलीगढ़ से जुड़े थे वो जामिया के साथ भी रहे। और आज जब हम इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस मंच में और इस हॉल में वो तमाम तर लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अलीगढ़ से भी मुंसलिक हैं और जामिया से भी मुंसलिक हैं, बल्कि यूँ कहें कि जामिया हमदर्द से भी मुंसलिक हैं। आज के इस प्रोग्राम का जो हम अब आगाज़ तो कुरान पाक की तिलावत से हमने शुरुआत कर दी है। आपको बताते चले कि आज के इस प्रोग्राम की जो सदारत है वो दरअसल प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब करेंगे, जो जामिया मिल्लत इस्लामिया से इनकी वाबस्तगी है। और यूँ तो आप तमाम लोग हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं, लेकिन आप सब में से हमने कहा कि भाई जो मुअत्तबर ज़ाहिर है किसी को करना समझना होता है और आप सब समझते हैं। जनाब सरफराज अहसन साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जामिया हमदर्द से, और इन्हें चीफ गेस्ट बुलाने से पहले हमने कई लोगों से जब राय ली तो तमाम तर लोगों की यही राय हुई। खैर बहरहाल, तो आज के इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों ने अपना नाम दिया है, और जो लोग अभी आए हैं वो अगर एजुकेशन पर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जनाब नौशाद आलम साहब से गुजारिश करेंगे कि नौशाद साहब आप मंच पर तशरीफ़ लाइए। और जैसा कि आपने जाना इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी क्यों सीमांचल के लिए, क्यों किशनगंज के लिए, क्यों बिहार के लिए, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि हिंदुस्तान के उस तबके के लिए ज़रूरी है जो सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तौर पर पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। नौशाद साहब तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो ज़्यादा बात हम नहीं करना चाहते हैं, मुख्तसर 2-3 बातें करना चाहते हैं कि जैसे साहब ने बताया ये बात कि आज हम लोगों का जो है किशनगंज सीमांचल जो है पिछड़ा हुआ है, किस वजह से है, इस चीज़ को कोई गौर नहीं करे। और हर व्यक्ति को गौर करना चाहिए कि किस वजह से बिछड़ा हुआ है। सिर्फ इस वजह से कि हमारे वहाँ एजुकेशन की कमी है। बेशक हम आज जो है ना, जो आज हालांकि हम लोगों ने निकल चुके हैं 90 से, हम लोग निकल चुके हैं, दिल्ली पकड़ लिए। उस टाइम की हालात जो थी और अब की हालात में माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है इस बात को लेके। लेकिन अब हमें ध्यान देना चाहिए इस बात को कि भाई आज हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें आएंगे, हम लोग तो निकल चुके हैं, जो कर लिए, जो करना चाहें कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की छोटी छोटी प्रोग्राम हो, चाहे आप दीन से हो, चाहे दुनिया की बातों से हो, ये बातचीत हर जगह आपको रखना चाहिए। और मैं ख़ास करके जब भी किशनगंज जाता हूँ ना, तो यहाँ तक ये मस्जिद में भी खड़े होकर ये बात करता हूँ कि भाई आप लोग जो है एक शादी ब्याह में 2 कट्ठा ज़मीन बेच के बड़ा बड़ा भोज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बच्चे जो हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ना चाहिए, इस बात का कोई इल्म नहीं है किसी को। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जिस लाइन से हो, चाहे वो आपकी हैसियत कितना भी हो, जिस हैसियत से हो आपका, उस हैसियत से, उस लेवल से आपको पढ़ाना चाहिए बच्चों को। अगर नहीं होता है, अगर आपके मन में है कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह सरकारी स्कूल में भी है पढ़ाई, अच्छा बड़े बड़े इदारे भी हैं और बड़े बड़े मदरसा भी है। चाहे जिस लाइन से हो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हमारे किशनगंज, उत्तर दिनाजपुर, हालांकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है माशाल्लाह।
जो हम लोगों ने करा है, हमारे जो मिनिस्टरों ने, जो हमारे क्या नाम है MLA ने किया है, कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है माशाल्लाह। इस कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठा के हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई बच्चों का एजुकेशन के लिए जद्दोजहद करके बेशक किसी लाइन में भी डालें, लेकिन डालें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नौशाद साहब, बहुत अच्छी बातें, बहुत कीमती बातें आपने कही। दोस्तों 1 मिनट का वक्त चाहूँगा आपसे। जैसा कि नौशाद भाई ने एक बड़ी अहम बात कही कि हम सब लोग पिछड़ेपन की बात करते हैं, लेकिन उसके जो काउजेज़ हैं उस पर हम जो है साहब फोकस नहीं करते हैं। मैं ख़ुद की अगर बात करूँ तो मैंने जब जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया, बहुत दिन तक यहाँ जॉब करने के बाद जब मुझे तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट में जॉब करने का मौका हुआ, तो तब मैंने रियलाइज़ किया, एहसास किया कि वाकई में इस पसमानदा इलाके में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट पिछले 25-26 साल से जो 35 साल माजरत चाहूँगा, जो तालीमी पसमानदगी को दूर करने में जो अहम भूमिका, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सामने है, क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल गांव मोहल्ला है उसमें आप देखेंगे किस तरह से जामिया आयशा इस्लामिया में 2500 बच्चों को तालीम दी जाती है। जामिअतुल इमाम बुखारी में अल्हम्दुलिल्लाह 1700-1800 बच्चों को जो है साहब दीनी और असरी तालीम दी जा रही है। मदरसा उस्मान ली तहफ़ीज़ुल कुरान, वहाँ पर बच्चों को हाफिज़ बनाया जाता है। उसी तरह से साहब जो हमारे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज है वहाँ भी बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल कोर्सेज़ की तालीम दी जाती है। उसी तरह से हमारे स्कूल है, AMS इंटरनेशनल स्कूल है, एक आइडियल स्कूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ पर काम हो रहा है। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना मोतीउर रहमान साहब ने जब इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की है, तो यकीन जानिए ये इंशाअल्लाह मील का पत्थर साबित होगा। अब हम दावत देते हैं जनाब नदीम सुहेल साहब, इंटेलेक्चुअल हैं, वेल एजुकेटेड हैं, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, हमारे दोस्त हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम सोहेल है और मैं एक छोटे से गांव किशनगंज का रहने वाला हूं। और ये जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का जो नींव रखा गया है और इसको मैं कितनी अच्छी तरीके से समझता हूं, इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूं कि मैंने पढ़ाई अपनी स्कूलिंग किशनगंज से की, लेकिन जब बात आई हायर एजुकेशन की तो वो बिहार में हायर एजुकेशन का जो एक लेवल है वो कितना ज़्यादा गिरा हुआ है ये हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि लोग 10-12 तक तो पास करके आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के लिए बहुत ही जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कहानी है जिसको मैं रखना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब कोई घर बनता है तो घर ऐसे ही नहीं बनता है। घर को बनाने के लिए परिवार के लोग, भाई बहन, माँ बाप जो अपने पूंजी है उसको लगाते हैं, फिर लोहा, ईंट, ये सारी चीज़ें जुड़ता है, फिर एक घर बनता है, फिर हम उसमें रहते हैं। तो उसी तरह जब कोई एक इनिशिएटिव लेता है तो वो इतनी आसानी से कोई चीज़ खड़ा नहीं कर देता है। चाहे आप एक पेड़ लगाएं, चाहे आप एक घर बनाएं, चाहे एक दुकान बनाएं, इतनी आसानी से नहीं बनता है, बहुत ही जद्दोजहद उसमें लगती है। तो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई है ये इतनी आसानी से जो है मुकम्मल नहीं होने वाली है। मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है और वहाँ के जो रहमतुल्लाह सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए अपने पैरों में घुंघरू तक बांधी थी। तो ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई एक शख्स आप और हम में, हमारे बीच जो खड़ा होता है, हम उसको किस लेवल तक उनके साथ हम दे सकते हैं। बूंद बूंद घड़ा समुद्र बनता है। तो हर एक किसी की ज़िम्मेदारी है, ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, वो अपने से काफ़ी लोगों को जोड़ सकते हैं। मैंने जो ज़िम्मेदारी ली है, मेरे घर परिवार रिश्तेदार में काफ़ी सारे लोग हैं जो माशाल्लाह छोटे सरकारी स्कूल से पढ़ के आज एक अच्छे पोजीशन पे हैं, जो बाहर थाईलैंड में है, दुबई में है, और मेरे कई सारे जो दोस्त वगैरह हैं। और जब इंसान एक अपने पैरों पे जब खड़ा हो जाता है तब वो देखता है दूसरों की परेशानी की, कहाँ पढ़ाई की कमी है, कहाँ जो है इंसानियत की कमी है, तब वो सोचता है कि क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें। तो जो मेरा मेन मकसद है
कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह बाहर पढ़ रहे हैं, जो मेरी ज़िम्मेदारी होगी उनको हम जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसके नींव को जो है हम खड़ा करेंगे और चेयरमैन साहब के साथ हम लोग जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है खड़े रहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नदीम सोहेल साहब, काफ़ी कीमती बातें और तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतने संजीदा हैं इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी को लेकर के। अब मैं जनाब कमरुल हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और अपनी कीमती बात रखें। जनाब कमरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, ख़ास तवज्जो मतीउर रहमान साहब का चाहूँगा। माना कि इस जहाँ में गुलजार नहीं है कम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 32 साल से दिल्ली में हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, पर हम लोग स्टूडेंट तो इतना अच्छा नहीं थे। माशाल्लाह हम लोग का रहबर, हम लोग का टीचर्स का इतना योगदान रहा कि आज वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आज दिल्ली में माशाल्लाह 32 साल से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जैसे एरिया में प्रॉपर्टीज़ डीलर का काम करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि एजुकेशन के ऊपर बोलने का मौका मिल रहा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि लोग अगर दौलत हो तो उसका एक साइड होता है, लेकिन अगर एजुकेशन से आदमी आगे बढ़े तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके एक बात जो हम लोगों ने अभी तक मुआयना किया है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस मयार के भी लोग हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जो भी है, काफ़ी कोऑपरेटिव माइंड के आदमी है। यहाँ तक कि 12-15 साल के भी अगर कोई आ गए हैं तो आने के दूसरे दिन के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के एक सरजमीन से एक ऐसा पैगाम गया कि भाई हम तो घर के लिए आए हैं और घर के लिए कुछ करना है। और जैसे जैसे एजुकेटेड लोग भी यहाँ पे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक दूसरे को कोऑपरेट किए। और यहाँ तक कि आज अगर मान लीजिए कोई भी आदमी आता है, किसी के भी फ़ोन के ज़रिए से जहाँ तक होता है हर लाइन से उसको मदद करता है। तो यही है कि भाई पहले एएम की बात आई, अब मसलियतन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी का पहल कर रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग जितने भी दिल्ली वाले हैं माशाल्लाह दिल से, जहाँ तक भी जैसे पहले भी एएमयू के लिए हम लोग साथ थे, आज भी हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे वहाँ भी सरजमीन में नेटिव एरिया में काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं वैसे वैसे बोझ बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे पैसा ज़्यादा होते जा रहा है वैसे वैसे बोझ बड़ा होते जा रहा है। माशाल्लाह हम लोग जो दिल्ली वासी हैं या दिल्ली में जो रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में हूँ, बहुत सारे चीज़ों से जुड़े हुए भी रहे। जैसे भी होता है एक दूसरे को जो जिस मयार के लोग हैं काफ़ी मदद करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपनी दिल से कह रहे हैं कि और लोगों को साथ जोड़ के कि भाई अगर मतीउर रहमान साहब पहल कर रहे हैं तो इस पहल में हम सब साथ हैं, आज भी कल भी। वो एक अलग बात है कि हम लोग जिस लायक रहेंगे हम लोग इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे। बस ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें, बहुत कीमती बातें आपने कही। अब हम चाहेंगे कि जनाब मौलाना मतीउर रहमान साहब जो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के भी चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और जो बेसिकली जिस बात के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, दरअसल हम चाहते हैं कि आपके ज़बान इन बातों को सुने और उसे समझने की कोशिश करें। मौलाना मतीउर रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आली जनाब प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब सदर मजलिस, आज के इस प्रोग्राम के चीफ़ गेस्ट जनाब सरफराज साहब डिप्टी रजिस्ट्रार जामिया हमदर्द, इस प्रोग्राम के नाज़िम जलसा अज़ीज़म निहाल अख्तर पयामी साहब, दानिश साहब और दिगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आज बेहद खुशी और मसरत की बात है कि हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं अपनी कौम को
आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए, पिछड़ापन को दूर करने के लिए और अपने नौनिहालान की मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए जो हमसे हो सकता है हम उसके लिए कद्दो काविश करेंगे इंशाअल्लाह। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में मुख्तसर अंदाज में जनाब निहाल अख्तर पयामी साहब आप लोगों को बताए। और ये इदारा आज से 35 साल पहले कायम हुआ और मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक ख्वाब था जब वो तालिब इल्म थे कि अपना इलाक़ा सीमांचल जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, काश्तकार हैं और जिनके पास इम्कानात होते हैं, मकतब की पढ़ाई के बाद वो अपने बच्चों को दारुल उलूम देवबंद, नज़रतुल उलमा लखनऊ, दिल्ली, बनारस और मुल्क के मुख्तलिफ़ बड़े बड़े शहरों में अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए। और उनकी तादाद अपने समाज में अगर देखेंगे तो 2-4% से ज़्यादा शायद वो लोग नहीं थे। और जिनके पास इम्कानात नहीं होते थे वो लोग अपने बच्चों को मकतब की तालीम के बाद काश्तकारी में लगा दिए, मज़दूरी में लगा दिए, इसलिए कि उनके पास इम्कानात नहीं हैं तो उनको तो रोज़ी रोटी के लिए कुछ करना होगा। आज हिंदुस्तान में जो भी बड़े बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों को आबाद करने में, बनाने में किशनगंज ज़िला का बहुत बड़ा किरदार है। वहाँ के मज़दूर मज़दूरी करके अपने लिए पेट भरे, लेकिन साथ साथ में वहाँ पर जो तामीर व तरक्की हुई है, जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो सड़कें बनी हैं, उसको बनाने वाले यही लोग हमारे किशनगंज के सीमांचल के लोग हैं। तो जो लोग आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले दिल्ली आके बसे हैं, माशाल्लाह मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज लोग करोड़ों में खेलते हैं। और जो आदमी आज से 30 साल, 35 साल पहले दिल्ली आया था मज़दूरी करने के लिए, आज माशाल्लाह कई ऐसे लोग हैं जो जैसे उपल्स हैं या और जो बड़े बड़े कंपनी हैं बिल्डर्स के, उनके वो बड़े बड़े ठेकेदार हैं। अब जानते हैं कि जैसे उपल्स है वो कोई माने ऐरू गैरू को नहीं लेता है काम करने के लिए। तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं माशाल्लाह अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हैं। तो कहना है कि लोग जो तालीम हासिल किए वो अपने मकाम पर हैं, लेकिन जो तालीम हासिल नहीं किए यहाँ आके काम कर रहे हैं और बड़े ओहदों पे या बड़ा कारोबारी बन गए हैं, लेकिन उनको फ़िक्र है कि भाई मैं तो पढ़ नहीं सका, लेकिन मेरे बच्चे कैसे पढ़ें। अला कुल्ली हाल जो ख्वाब था मेरे वालिद साहब का, तो वो आज से 35 साल पहले किशनगंज में एक हिफ्ज़ खाना शुरू किए और 14 बच्चे और 1-2 टीचर्स से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू हुआ। और देखते ही देखते 2010 में वो इंतकाल किए। तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के कई सारे कैंपस बन गए। कोई कैंपस 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, 25 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, अलग अलग अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इलाक़े में मौजूद है किशनगंज ज़िला में और उत्तर दिनाजपुर में। और 2010 तक ये तमाम अगर एक जगह कर दिया जाता तो एक यूनिवर्सिटी नुमा आप देख पाते हैं, बिल्डिंग वगैरह और तमाम चीज़ें, लेकिन मुख्तलिफ़ जो टुकड़ों में फैले होने की वजह से वो समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है। बहुत पहले की बात है, लालू प्रसाद जी के ज़माने में जब वो चीफ़ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त के वज़ीर तालीम किशनगंज आए और उनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और उनको बहुत खुशी हुई। तो लोग पूछे कि क्या आप तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के जो इदारे हैं उनको आप एक यूनिवर्सिटी के तौर पे ऐलान करते हैं? तो वो खुशी का इजहार किए और बोले कि ये एक यूनिवर्सिटी बन सकती है यहाँ पे। बहरकैफ माने यूनिवर्सिटी मंत्री के कहने से नहीं बन जाती है और हमारे चाहने से भी नहीं बन जाती है, बल्कि उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो वालिद साहब की भी एक ख्वाहिश थी कि भाई यहाँ एक एजुकेशन हब हो, यूनिवर्सिटी बने, लेकिन उनके हयात में ये नेक काम पूरा नहीं हो सका। 2010 में वो जो इंतकाल किए, उसके बाद ज़िम्मेदारान और तमाम लोगों की मोहब्बत थी, सब लोग चाहे कि मैं चेयरमैन बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आई
और हम अपने प्लानिंग को सोचने लगे कि भाई एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। आज से 30 साल 40 साल पहले वालिद साहब एक मदरसा का ख्वाब देखे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह है काम। तो क्या हम अपनी प्लानिंग कैसे करें, हम क्या ख्वाब देखें। बारहा मैं अपने साथियों को ये जिक्र करता था और ये दिल में बात होती थी कि भाई सीमांचल में उस वक्त तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। पिछले 5 साल तक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी आपकी पूर्णिया में बनी है और अल करीम यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद माता गुजरी यूनिवर्सिटी बनी किशनगंज में। लेकिन हमारा ख्वाब उनसे पहले ही से था कि भाई हम भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ कायम करेंगे। 2012 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किशनगंज में हुआ और उस प्रोग्राम में मैं अपने लेक्चर में ये बताया कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अगले 5 से 10 साल में हम कोशिश करेंगे कि किशनगंज में एक यूनिवर्सिटी कायम हो। तो उस प्रोग्राम में लाखों लोग थे और पता नहीं कितने लोग उस दुआ पर आमीन बोले और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 10 साल भी पूरा नहीं हुआ वो प्रोग्राम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुआ को कबूल किया और लेटर ऑफ इंटेंट 5 फरवरी 2021 को हम लोगों को हासिल हुआ। लेटर ऑफ इंटेंट का जो खुलासा है वो मैं आप लोगों को पेश करना चाहूँगा कि लेटर ऑफ इंटेंट में कहा गया कि 2 साल की मुद्दत है। 2 साल की मुद्दत में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की, वो जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा करे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए बिहार में जो बुनियादी ज़रूरत में सबसे अहम ज़रूरत कि 5 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए म्यूनिसिपैलिटी में हो मिनिमम, और 10 एकड़ ज़मीन म्यूनिसिपैलिटी से बाहर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अल्लाह का फजल से तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के पास जहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ 21 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावा लगभग 150 एकड़ ज़मीन अल्लाह वालिद साहब को गरीक रहमत फरमाए वो ख़रीद के गए हैं कि इन ज़मीनों पे मुस्तक़बिल में तालीमी इदारे बने। और ये बनते बनते नहीं मालूम कितने पुश्त गुजर जाएंगे या यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बनती रहेगी। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग का होना। अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बिल्डिंग नहीं है तो हमें बिल्डिंग तामीर करना लाजमी है। हमारे पास जो भी बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों में ऑलरेडी तालीम और तरबियत का काम चल रहा है। और दूसरी बात है कि वो बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो मदरसे या स्कूल्स या ITI के ढंग से बनाया गया और उस हिसाब से वो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक बनाएं। एक किताब देंगे सर। और इस बिल्डिंग के जो इस यूनिवर्सिटी के लिए जो बिल्डिंग बनाना है उसका ये एक 3D आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, उसमें दिया हुआ है। और इन नक्शों को या इन प्लानिंग को डेवलप करने के लिए आपकी दिल्ली ही में जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्किटेक्ट कॉलेज हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं उनकी मदद ली गई है और उनके मशवरे से ये पूरा आपका हाईवे है। हाईवे के किनारे में हमारा खगड़ा में ये 21 एकड़ ज़मीन वाक़ है। इस पूरे मास्टर प्लान को डेवलप किया गया और 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेपर में भी है, वो ये 5 बिल्डिंग बननी है इंशाअल्लाह। 5 बिल्डिंगों में से इस वक्त अल्लाह का फजल से 4 बिल्डिंग ज़ेर तामीर है। एक बिल्डिंग 3री मंजिल तक पहुँच चुकी है, एक बिल्डिंग 2री मंजिल का काम चल रहा है और एक बिल्डिंग में बुनियाद डाल के अभी इंशाअल्लाह अगले 1 महीने में छत ढलाई होगी इंशाअल्लाह। और 4थी बिल्डिंग अभी खुदाई चल रही है। 5वीं बिल्डिंग इंशाअल्लाह अगले 10 से 15 दिन में हम शुरू करेंगे। इस तरीके से बिल्डिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसके अलावा जो बुनियादी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी के लिए वो 1 करोड़ रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना है फाइनल अप्रूवल हासिल करने के लिए। बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट रहेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपया से लगभग में यूनिवर्सिटी के लिए कंप्यूटर और फर्नीचर ख़रीदना है और इस तरीके से 1 करोड़ रुपया से लगभग में यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी में किताबें वगैरह मुहैया करनी है और कुछ और दीगर ज़रूरियात हैं। इन तमाम ज़रूरियात को जो बुनियादी ज़रूरत है यूनिवर्सिटी के लिए 2 साल के अंदर में इसको मुकम्मल करना है। 2 साल में से लगभग 1 साल 2-3 महीना गुजर गया है
और हमारे पास इस वक्त 8 से 9 महीने लगभग बाकी है इस वक्त को पूरा होने में। जब ये काम हम लोग शुरू किए, जब लेटर ऑफ इंटेंट मिला, तो मेरा टारगेट ये था कि अपने इंडिया में माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को नवाजा है दौलत से कि एक अकेले आदमी अपने एक दिन के कमाई से एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पर डे पता नहीं कितने करोड़ों डोनेशन करते हैं। तो ये सब सोच के मैं दिल में बात रखा कि चलो ऐसे बड़े लोगों के पास कुछ कोशिश की जाए कि ये 2-4 लोग मिल जाए, 5 लोग 10 लोग मिल जाए, हर एक आदमी 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ का सपोर्ट दे दें तो इंशाअल्लाह बैठे बैठे यूनिवर्सिटी बन जाएगी। लेकिन उस वक्त फिर कोरोना आ गया, सेकेंड वेव, और जो परेशानी हुई सब लोगों के सामने में था। लोगों को ये बात कहने में शर्म महसूस हो रही थी कि भाई यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ ताउन दीजिए। लेकिन जहाँ तक हो सका बात पहुँचाने की कोशिश की हम लोग। कामयाबी हम लोगों को उसमें नहीं मिली, बहुत 1 से 2% जो है इसमें हम लोगों को कामयाबी मिली। फिर कोरोना ख़त्म होने के बाद सेकेंड वेव, बहुत ज़्यादा भागम भागी किए, यहाँ गए वहाँ गए, और आखिर में हमारे कुछ अहबाब हैं मीडिया में बम्बई में, उन लोगों से मशवरा हुआ कि भाई ये परमिशन मिला हुआ है, क्या करें, और अगर हम इस तरह से मैंने छोड़ दें और परमिशन नुकसान हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़िल्लत की बात होगी कि एक यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन मिली और हम बना नहीं सके। फिर मशवरा हुआ कि देखिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसको हासिल करने के लिए, इसका सपोर्ट पाने के लिए हम लोगों को इसको छोटे छोटे अंदाज में पेश करना होगा ताकि इसमें समाज का हर एक आदमी हिस्सा ले सके। और इस तरीके से हमने इसको छोटे से शुरू किया कि हमको 1 लाख लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, और हर एक आदमी अपने ज़िम्मे सिर्फ 1 स्क्वायर फीट का जो है ज़िम्मा ले बनाने का। 1 स्क्वायर फीट का ख़र्चा लगभग उस वक्त जो हम लोग मैंने हिसाब किए कि 1200 रुपया आ रहा था, और 1200 रुपया देकर कोई भी आदमी अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बना सकता है। और इससे ज़्यादा अगर कोई देना चाहे तो एक स्टूडेंट के बैठने की जगह है 10 स्क्वायर फीट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और एक आदमी 12,000 रुपये देकर एक स्टूडेंट के बैठने की जगह अपने लिए सदक़ा जारिया बना सकते हैं। इसके अलावा है कि कोई अगर चाहे तो एक क्लासरूम के लिए अपना आगे आ सकते हैं। क्लासरूम अगर बना के दें वो, तो उनके लिए एक पत्थर लगा दिया जाएगा, उसमें उसका नाम रहेगा, अपना नाम या अपने वालिदैन का नाम, जिनके नाम से चाहें। इसी तरीके से एक फ्लोर, एक बिल्डिंग जो जहाँ पर जिस हैसियत से हैं, अपने अपने हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें ताउन दें। अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है कि लोगों का ताउन मुसलसल आ रहा है अपने अकाउंट में, और यूनिवर्सिटी इस वक्त ज़ेर तामीर जो मैं आप लोगों को बताया वो चल रहा है। और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों को खोल दे और यूनिवर्सिटी के लिए लोग ताउन देते रहें, छोटे अंदाज़ी में सही देते रहें, यहाँ तक कि वो टारगेट पूरा हो जाए। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग स्क्वायर फीट भी दिए, स्टूडेंट के बैठने की भी जगह भी दिए, और कमरे भी दिए, फ्लोर भी लोग मैंने सोच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अभी भी प्लान कर रहे हैं कि भाई हम एक बिल्डिंग बना के देंगे। अभी एक कारोबारी शहर है भदोही कह के, जो बनारस से करीब में है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है आपके कारपेट की सनात में, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं उनके यहाँ कई बार दौरा किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि माशाल्लाह एक कंपनी एक अगर कमरा ले लें तो आराम से एक बिल्डिंग हम उनके नाम से कर सकते हैं। तो मैं उनके ज़िम्मेदारों से मशवरा किया कि क्या आप ये मुनासिब रहेगा कि एक बिल्डिंग का नाम हम भदोही टावर रखें, और आप में से हर एक बड़े बड़े कारोबारी लोग एक कमरा करके आप जो है ताउन करें। बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरीके से भदोही टावर का भी संग बुनियाद रखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उसमें आगे आ रहे हैं, और उसके लिए ताउन के लिए लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ताउन दे रहे हैं। तो इतनी भागम भागी है पिछले कई महीनों से कि अहले किशनगंज से रूबरू मुख्तलिफ़ शहरों में नहीं हो सका है। जैसे हमारे किशनगंज के लोग सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से दिल्ली में रहते हैं, और इस तरीके से तो लुधियाना से मुताल्लिक़ वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ासकर अंजुम भाई हैं और भी कई लोग हैं,
उन लोगों से बात हुई, वो लोग सब लोग ये इत्तेफाक किए कि एक दिन हम लोग यहाँ किशनगंज के तमाम लोग आपके साथ मीटिंग करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के तामीर और तरक्की के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले कुछ दिनों में हम लोग वहाँ सब लोग जाएंगे इंशाअल्लाह इस सिलसिले में। इसी तरीके से दिल्ली में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को एक मौका मिला। दिल्ली में हम लोग मशवरा किए कि एक मीटिंग से काम नहीं बनेगा, आगाहे बगाहे हम लोगों को हर एक 2 महीने में एक मीटिंग करने की ज़रूरत है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो आज पहली मीटिंग है हमारी, किशनगंज के अहबाब जो भी दिल्ली में हैं उन तक हम बात पहुँचाएँ और सब लोग मिलकर इस यूनिवर्सिटी के तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। चाहे इंसान अपने अक़ल से, अपने अफ़कार से, अपने तजुर्बा से हमें मशवरा दें कि भाई ऐसे होना चाहिए और इस तरह से काम कीजिए, चाहे वो अपने ख़ुद पैसा दे के ताउन करें, चाहे लोगों से पैसा दिलवाएं, और जिस तरीके से जिनके ज़रिए जो ताउन हो सके वो करें। सही हदीस में है कि अद्दाल्लु अलल खैरि का अज्र फ़ाइली, जो शख्स किसी भलाई की तरफ रहनुमाई करता है तो वो साहब जो है अगर 10 रुपये ख़र्चा किया तो 10 रुपये के नेकी ख़र्चा करने वालों को तो मिल ही जाता है, प्लस ये है कि जो रहनुमाई किया उसको भी 10 रुपये की नेकी मिलती है और उनके नेकी से कोई कटौती नहीं की जाती है जो साहब पैसा ख़र्चा किए। तो हम अपना ख़र्चा करके भी नेकी कमा सकते हैं और लोगों को इस तरफ रहनुमाई करके भी हम अपने लिए सवाब जारिया कर सकते हैं। अगर एक साहब आपके ज़रिए, किसी भी साहब के ज़रिए एक सदका जारिया किया तो ये समझ लें कि सदका जारिया में जितना उनको मिल रहा है क़यामत तक, आप जो भलाई किए इंशाअल्लाह आपको भी क़यामत तक उतना अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि किशनगंज का हर एक फ़र्द और सीमांचल का हर एक फ़र्द और हिंदुस्तान में तमाम लोग इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमारा साथ दे। और ये मिशन सबका है, सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ निहाल साहब का नहीं है, किशनगंज वालों का नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को बनाने में अपनी हिस्सेदारी ले और कल आप ये कह सकें कि यूनिवर्सिटी बनी है इसमें भी मेरा 1 स्क्वायर फीट है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस स्क्वायर फीट के ज़रिए जन्नत में आपके लिए जगह दे और आपके लिए हिता क़यामत जो है वो सदका जारिया रहे, ये उम्मीद मैं करूँगा। मैं शायद कुछ बात को मैंने लंबी कर दिया, लेकिन है कि ये मुख्तसर अंदाज में एक जो हमारा ख्वाब था उस ख्वाब को मैं आप लोगों के सामने में ज़िक्र किया। इस प्रोग्राम में काफ़ी माशाल्लाह लोग आप लोग तशरीफ़ लाए, तो मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार कि हम लोग आज यहाँ जमा हो सके और आप तमाम लोग यहाँ आए। आप लोगों का खुसूसी शुक्रिया कि आज हम लोग यहाँ किशनगंज में ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी की तामीर और तरक्की के लिए यहाँ हम लोग तमाम लोग आज यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा जमा होना यहाँ कबूल फरमाए और हमारे लिए आज का बैठना सदका जारिया बनाए और आप तमाम लोग इस यूनिवर्सिटी को बनाने में बराबर के हिस्सेदार बने। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जिस नाहियत से भी हो आप इसमें हिस्सेदार बने। हम लोग यहाँ कहने नहीं आए बल्कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने आए हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए ये यूनिवर्सिटी सदका जारिया बनाए, हमें तौफ़ीक दे कि हम इसके लिए कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें। व सल्लल्लाहु अला नबी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मतीउर रहमान साहब। आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कई स्पीकर्स हैं, फिर हमारे जो चीफ़ गेस्ट हैं जनाब सरफराज अहसन साहब, हम उन्हें भी सुनेंगे, फिर आखिर में जनाब जुनैद हारिस साहब वो उस्तादी कलमात पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मीडिया और आज के दौर में मीडिया की क्या भूमिका है। मीडिया मतलब यूँ कहें कि अगर गंजे को कंघा बेचना हो तो मीडिया उसे भी बेच सकती है। खैर, हमारे बीच एक ऐसे साहब हैं जो सीमांचल के बहुत ही मशहूर व मारूफ जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मैं ख़ुद उन्हें जो है फॉलो करता हूं और उन्हें अपना उस्ताद मानता हूं निश्चित रूप से, और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और हमें फैज़याब करें। और हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे आपसे कि सर, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम हो रहा है इसमें, आप क्योंकि पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, तो उस क्षेत्र से भी जो है आप हमारे लिए कंट्रीब्यूशन दें। जनाब अब्दुल मन्नान साहब, वेलकम है, आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम।
मैं बैगना गांव किशनगंज का रहने वाला हूं। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इलाके में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। 2010 तक मैं अपने गांव तक किशनगंज से 4 व्हीलर लेकर के गांव तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अब पहुंच सकता हूं। तो ये तब्दीली खुशाइंद है। अब उस तब्दीली का हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा हम कई तरह से उठा सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा करके, अपने तालीमी इदारों को बढ़ा करके और अपनी एक्टिविटीज़ को, तामीरी कामों को बढ़ा करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं जब बचपन में स्कूल जाता था तो एक बड़ी तुगियानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी हाई स्कूल जाने के लिए, और 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, मतलब सहूलत नहीं थी। और आज इस तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं कि दरिया पार नहीं करना पड़ता है, मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि 1960 से पहले अपने इलाके में पूर्णिया कॉलेज को छोड़ करके कोई कॉलेज नहीं था। किशनगंज में कॉलेज नहीं था, बहादुरगंज में कॉलेज नहीं था, लोहा क्या कहते हैं वो ठाकुरगंज में कॉलेज नहीं था, कटिहार कॉलेज और पूर्णिया कॉलेज था, भागलपुर कॉलेज था। आज माशाल्लाह क्या कहते हैं कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में भी एक नहीं, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के, मतलब आपका सेंट्रल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी है, माता गुजरी मल भी है, आपने भी क्या कहते हैं मौलाना मुतीवर रहमान साहब ने भी अज़्म किया है, और वो अलीगढ़ का क्या कहते हैं कि एक शाख भी वहाँ पे कायम है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो ये फ़र्क है पिछले 60-70 सालों के दरमियान में। तो क्या हम लोगों को अपनी जो आइंदा नस्ल है उनके लिए कुछ कोशिश नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए बिल्कुल, और हम कर सकते हैं। किशनगंज के लोग किशनगंज से बाहर जहाँ जाके बसते हैं, अपने छोटे छोटे कारोबार में वो एक एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। अपने किशनगंज के कई लोग दिल्ली में भी हैं, लुधियाना में भी हैं, सीमांचल के लोग क्या कहते हैं कि वहाँ मुंबई में भी जाकर के बड़ा कारोबार करते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाके भी बड़ा बड़ा कारोबार करते हैं। तो अपने इलाके के लोग जो कुछ करना चाहेंगे कर लेंगे। मौलाना मुतीवर रहमान साहब ने जो अज़्म किया है, अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी अता करेगा। मौलाना ने एक मुश्किल मेरी हल कर दी। 1985 में मौलाना मतीन साहब से मेरी मुलाकात अररिया में हुई थी। उस वक्त मैं अररिया कॉलेज का स्टूडेंट था। तो मैं ये जानता था कि जो महद है किशनगंज का, उसको मौलाना मतीन साहब ने कायम किया है। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मौलाना मुतीवर रहमान साहब कहाँ से आ गए। तो अभी ये मेरी ये मुश्किल हल हो गई कि आप उनके साहिबजादे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 1985 में एक तालिब इल्म की हैसियत से, और उनके ख्यालात से मैं उस वक्त काफ़ी मुतासिर था। उन्होंने 1985 में ये क्या कहते हैं कि इजहार किया था कि किशनगंज में जाकर के अदारा कायम करना है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मैं किशनगंज का हूँ, किशनगंज में रहता बहुत कम हूँ, कैंपस आज तक नहीं देख पाया। और कैंपस की तारी सरगर्मियों के सिलसिले में मुझे इल्म है, मतलब क्या कहते हैं डायरेक्ट इल्म नहीं है। और अभी जब ये अप्रूवल मिला था, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट, तो उस वक्त आपने कैंपस में खड़े होकर के एक वीडियो शूट किया था 1 या 1.5 मिनट का, उसको फेसबुक पे डाला था। तो उसको मैंने पूरा सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद से लेकिन मैं अब तक किशनगंज नहीं जा पाया हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि जाकर के मुलाकात करूँ और तफसीलात मालूम करूँ। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे दिल्ली में, उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ के कुछ बिल्डर और इन्वेस्टर्स हजरात जो होते हैं, डेवलपर्स, उनकी ये ख्वाहिश हुई थी कि इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लें। लेकिन उनका कारोबारी अंदाज़ होता है, तो वो कुछ परसेंट पे फिक्स करते हैं, मामला इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको रिटर्न चाहिए होता है। तो उन्होंने मुझसे तफसीलात मांगी थी। तो मैंने कहा कि कुछ सवालात मुझे दे दीजिए, मैं उस इदारे के सिलसिले में सारी तफसीलात आपको दे दूंगा, और जो कुछ मुझे मालूम नहीं है तो मैं फिर किशनगंज से मालूमात हासिल करके आपको दे दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूमात सेटिस्फैक्ट्री मिल गई। तो उसके बाद से उन्होंने फिर दोबारा मुझे कांटेक्ट नहीं किया, और पता नहीं उनका क्या प्रोग्राम हुआ, अब मुझे मालूम नहीं है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि हम नहीं तो हमारी आइंदा नस्लें इसमें अपना ताउन करें। हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करके वहाँ पे ताउन कर सकते हैं। हमारी आइंदा नस्लें उस यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा करके ताउन कर सकती हैं। जिसके लिए यूनिवर्सिटी कायम किया जा रहा है वो उस इलाके के लोग हैं, उस इलाके के बच्चे हैं। अब हम लोगों को जो इस मजलिस में मौजूद हैं दिल्ली में, जैसा कि आपने फरमाया कि एक मजलिस से काम नहीं चलेगा,
यहाँ 100 से भी कम लोग हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में इस मजलिस के इनेकाद का फ़ैसला किया गया होगा, जिसकी वजह से इस इलाके के भी तमाम लोगों को शायद इत्तला नहीं मिल सकी है। मुझे तो मेरे अजीज़ हैं एक मुस्तफ़िर बाबू, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज शेयर किया था, तो मैं इत्तेफाक से 7 बजे घर वापस आ गया तो बेटा मेरा घर में मौजूद था। मैंने कहा कि अपने इलाके के कुछ लोग बुज़ुर्ग लोग आ रहे हैं और वहाँ रिवर व्यू में मीटिंग रखी है, चलोगे तुम? तो बेटे ने कहा कि हाँ चलेंगे। तो मेरी अपनी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, बेटे की ख्वाहिश की वजह से मैं यहाँ आ सका। और यहाँ आने के बाद मुझे निहाल पयामी साहब ने कहा कि आपको कुछ बोलना भी है, तो मैंने तो पहले मना कर दिया था कि इंटेलेक्चुअल्स की मजलिस में बगैर तैयारी के बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बगैर तैयारी के भी बोल दीजिए थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो मैं वही बगैर तैयारी के जो टूटे फूटे अल्फाज हैं मेरे, मैं बहुत ही हकीर फ़कीर किस्म का आदमी हूँ और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि पढ़ नहीं पाता हूँ। पिछले 20 साल से मैं मुताला तर्क कर दिया है डॉक्टर के मशवरे से, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि पुरमग़ज़ गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी सेहत ठीक हो जाए तो फिर अपना मुताला मैं रिज्यूम कर सकूँ और अपनी क्या कहते हैं कि इल्मी सलाहियत में इजाफ़ा कर सकूँ। मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ, मेरी 7 साल की जॉब अभी बाकी है। हर महीने 1 स्क्वायर फुट के हिसाब से मैं अपना कंट्रीब्यूशन का ऐलान करता हूँ और हर महीने दिया करूँगा, और ये 7 साल तक। अब उसके बाद अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ख्वाहिश हुई, तो मैं 2 स्क्वायर फुट भी दे सकता हूँ किसी महीने। बस किसी के साथ तो मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी क्या कहते हैं कि अपने दिल से इरादा कर लीजिए, ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह इरादे में अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा आप हर शख्स को, और उसी तरह से उसी की बरकत से क्या कहते हैं मौलाना मोतीउर रहमान साहब के इरादे को क्या कहते हैं अल्लाह ताला पूरा करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपको वैसे ही नहीं बुलाया था क्योंकि मैं बहुत बारीकी से और अच्छे से आपको समझता हूँ, जानता हूँ। दोस्तों, अब हम आपके बीच एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहेंगे जिनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको। मैं पिछले 15 साल से उनको जानता हूँ और उनकी ख़ासियत यह है कि वो जिस चीज़ को भी छूते हैं वो सोना बन जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने कौम को लेकर के, मिल्लत को लेकर के, अपने दीन को लेकर के। हम बात कर रहे हैं जनाब कमाल साहब की, हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ स्टेज पर आए। कई हिंदुस्तान के भी कई इलाकों में हमारा सफ़र हुआ, जहाँ पे गुजराती कम्युनिटी को लोग रहते हैं, और ज़िम्बाब्वे में भी मेरा सफ़र हुआ, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो लोग हैं बहुत फ़िक्रमंद अपनी कम्युनिटी को लेके, और जिसकी वजह यह है कि गुजराती लोगों की जो सोच है और वो इस हिंदुस्तान में कहाँ पे मकाम रखती है, हम सब लोगों की आंखों के सामने की बात है। लेकिन ये एक आदमी की सिर्फ सोचने से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरी समाज को उसकी ऐसी मेंटलिटी बनानी पड़ती है। और आज जो हमारे कौम का जो ये हाल है कि हम अपना रहबर चुनने को तैयार नहीं हैं। कोई भी अगर आदमी आगे बढ़ता है तो ये कौम उसका टांग खींचने में पहले लग जाती है। तो ये बतौर उम्मत, बतौर मुसलमान, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई आदमी आगे आ रहा है तो जिस तरीके से हो, जान से हो, माल से हो, वक्त से हो, हमें उनकी हर तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स हुआ है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरे को सिखाए। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो एक ये पेड़ लग रहा है, इस पेड़ को हम हरा भरा रखें। उस पेड़ को हरा भरा रखने के लिए जिस तरीके से हमसे हो सके, जान से हो सके, माल से हो सके, वक्त से हो सके, हर तरीके से हम ताउन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोबाइल के अंदर, हर किसी के मोबाइल के अंदर 400-500 कॉन्टैक्ट है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसमें से बराबर लिस्ट बनाएं। हो सकता है दोस्तों कि शायद हम 1200 रुपये हमारी हैसियत ना हो देने की, लेकिन जिन लोगों को हम जानते हैं शायद वो 12 लाख देने की ताकत रखते हैं। तो मैं एक राय मशवरा आप तमाम लोगों से देना चाहूँगा कि भाई ना तो हम दुनिया के लिए पता नहीं किस किस से क्या क्या बोलते हैं, तो एक हम बाज़ाब्ते एक लिस्ट बनाएं और जो भी कंपनी इसके हमारा जो इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी है उसके मुतालिक कुछ पैम्पलेट्स वगैरह लें, और वो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से भी हो सके हम वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश से
थोड़ी सी पहल से कहीं कहाँ से लाखों रुपए आ जाएगा हम नहीं जानते। हमारा जो है 2 या 3 मिनट का वक्त लगेगा, हमारा जो है 2 या 3 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन उस 2 या 3 मिनट के वक्त में हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम दे दे। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से इस टाइम सोशल मीडिया में हर कोई है और उसको भाई हम गलत भी इस्तेमाल करते हैं, सही भी इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर यह है कि हम इसको सही इस्तेमाल करें और जो भी अपनी ज़ात से कोशिश हो सके इंशाअल्लाह दूसरों तक इस बात को पहुँचाए कि अगर हमारे कहने सुनने से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अगर तुम्हारे कहने सुनने से एक शख्स भी राह रास्त पे आ गया तो ये तुम्हारे लिए की निजात के लिए काफ़ी है, जिसका मफ़हूम है। तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों तक बात पहुंचा देंगे। हो सकता है कहाँ से कौन अल्लाह का बंदा सामने से निकल के आ जाए और कोई एक बिल्डिंग की ज़िम्मेदारी ले ले, एक जो है ब्लॉक की ज़िम्मेदारी ले ले, कई जो है क्लास की ज़िम्मेदारी ले ले। हमारी 2 या 3 मिनट की कोशिश होगी और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बच्चे जब तक उसके अंदर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वो किसी को और कोई इल्म सिखाएंगे। दोस्तों अजीज़ों, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और मैं वालिद साहब की तरफ से इंशाल्लाह 5 स्क्वायर फीट में भी इंशाल्लाह दूंगा। तलील कम्युनिकेशन शाहीन बाग से मैं बिलोंग करता हूँ, बाय एक्चुअल मैं मधुबनी से रहने वाला हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मतीउर रहमान साहब का और जनाब चीफ गेस्ट साहब निहाल अख्तर पयामी साहब और दीगर हज़रात का कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूँ। जनाब, मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, यूपी से, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ताल्लुक़ कहाँ से है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ज़रूरत आपकी किसको है। ज़रूरत सर आज हम लोगों को एक साथ खड़े होने की है, एक दूसरे का साथ देने की है। हमारे सामने ये वही चेहरा हैं जो एक इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रख रहे हैं, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो तालीम है, तालीम एक ऐसी चीज़ है, हम अपने लिए कोई भी प्रोफेशन चुनें लेकिन वो प्रोफेशन तालीम के ज़रिए जाए। हम तालीम के मामले में हमारी पशमानदगी ना हो। जो सीमांचल है सर, क्योंकि मेरे जो बहनोई साहब हैं उनका ताल्लुक़ किशनगंज से है। मैं आपको बता दूं, मेरे बहनोई साहब का ताल्लुक़ मंसूरा एक जगह है किशनगंज में, मंसूरा। मेरे बहनोई साहब का नाम है इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब। जब किशनगंज यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा जा रहा था, जब किशनगंज यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, AMU किशनगंज की, तो उन्होंने बड़ी ही जद्दोजहद की थी सर, बड़ी ही जद्दोजहद की थी। और वो रातों को मीटिंग करते थे और उनके आँखों में मैंने जो झलकते हुए आंसू और उनके दिल का जो दर्द मैंने महसूस किया है, वो मेरे बहनोई साहब हैं। तो उनका जो दर्द मैंने करीब से देखा है, उन्होंने उस मिट्टी का हक अदा किया है। उनके अंदर मैंने ऐसा दर्द एजुकेशन को लेकर देखा है सर कि मैंने उनको देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है। अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूं एक वर्ड में, तो हम सर अगर एक टाइम हमें खाना पड़े, अगर हमें एक टाइम खाना पड़े और एक टाइम उस एक टाइम के पैसे से बचाकर अपने बच्चों की तालीम में पैसा खर्च करना पड़े, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और इस फाउंडेशन में भी इंशाल्लाह मुझसे जो होगा मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा इंशाल्लाह, जो भी पार्टिसिपेट। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा सर कि तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। बहुत ज़्यादा है इल्म बेमिसाल, है इल्म बेमिसाल, ला जवाल ख़जाना, ना होगा इल्म दीन तो रोएगा ज़माना। इसी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार भाई, काफ़ी वक्त हो चुका है और चीफ गेस्ट साहब को बुलाने से पहले हम चाहेंगे कि दानिश अनवर भाई तशरीफ़ लाएं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दानिश साहब हो गए और नदीम साहब हो गए और कई दिगर गुलाम सरवर साहब हो गए, खुर्शीद साहब हो गए, बेशतर लोग हसन साहब हो गए। इन लोगों ने तमाम लोगों को यहाँ जोड़ने का काम किया। दानिश भाई अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मतीउर रहमान साहब को। मुझे बहुत लोग फ़ोन करते थे कि भाई आपके यहाँ पे जो बुखारी यूनिवर्सिटी बन रहा है, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में क्या जानते हैं। तो आज से 2 दिन पहले निहाल अख्तर पयामी साहब ने हमको फ़ोन किया। हम बोले हाँ, हमें तो पता तो नहीं है ज़्यादा चीज़, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इनके आर्किटेक्ट से इत्तफाक से जब हम बागडोगरा से दिल्ली आ रहे थे तो मुलाकात हुई थी, उसने मुझे पूरा प्लान दिखाया। तो मैं देखा कि किशनगंज में इतनी बड़ी चीज़ हो रहा है और हमें भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा चीज़ जानकारी नहीं है।
तो फिर हमने बहुत सारे लोगों से देखा सोशल मीडिया, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जब आज से कुछ 2004 में जब मैं दिल्ली आया 10th पास करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही गिरे हुए जगह से आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। जैसे यहाँ नौकर रहता ना, वो नौकर हमने पढ़े लिखे भी नहीं है, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देना नहीं आता था मुझे, कि अपना जो ऐसे अगर नाम बोलने के लिए भी घबराहट से होती थी कि मैं नाम कैसे बोलूँ अपना, और कहीं पे जाऊँ तो कैसे क्या करूँ। और मैं यहाँ पे मेहनत किया, मुशक्क़त करी, पढ़ाई करी, फिर मैंने सेल्स में भी नौकरी करी, ऑपरेशंस में भी करी, बैंक में भी नौकरी करी। आज उस एजुकेशन के बदौलत आज मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, MBA भी हूँ और एक सोशल वर्कर भी कहलाता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जब भी ज़रूरत पड़ता है सीमांचल के लिए, मैं हमेशा खड़ा होता हूँ और खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकता, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे किशनगंज में कारवां तो आ गया है, एक सर सैयद अहमद खां का दूसरा रूप आ गया है। तो इस सर सैयद अहमद खां की अगर ये आगे बढ़े हैं तो हम उन किशनगंज के हर नौजवान को जानते हैं जो आज हमारे बीच में सब मौजूद हैं। रिवोल्यूशन तो क्या, चांद से भी कोई चीज़ छीन के ला सकता है, ये यूनिवर्सिटी तो क्या, यूनिवर्सिटी को आगे ले जा सकता है अगर हर एक आदमी चाह ले। किशनगंज वो मिट्टी है, किशनगंज के लोग वो हैं। जब एक मेरे गार्जियन मन्नान साहब, मेरे गार्जियन मरगूब भाई, मेरे गार्जियन कैसर साहब, मेरे यहाँ पे जितने सारे हमारे गार्जियन हैं, इन सब के गार्जियनशिप में आकर के हम 10 साल में अगर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और हमारे यहाँ एक सर सैयद अहमद खां जैसा आदमी एक बुखारी यूनिवर्सिटी को लेकर अगर विज़न में आया है, और हम हर एक आदमी सिर्फ अपने 10 कॉन्टैक्ट को कर दे तो किसी किशनगंज के अलावा किसी से चंदा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ और चीफ गेस्ट साहब को हम दावत सुकून देना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का क्या महत्वपूर्ण होता है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक स्टेट के लिए। आप थोड़ा सा, क्योंकि आप इससे पहले जामिया हमदर्द से भी पहले आप MDI में, जहाँ के कॉर्पोरेट में एक माना जाना जाता है, जहाँ पे करोड़ों के पैकेज के लिए हायर होते हैं, वहाँ पे भी आप मैनेजमेंट में थे। तो एक यूनिवर्सिटी अगर इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनेंगे तो उससे हमारे जो नस्लें, जो हमने ठोकरें खाई, वो ठोकर नहीं खानी पड़े, वो अच्छे से बहुत मुख्तसर तौर पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको ये सुनने के लिए यहाँ चाह रहा हूँ। और ये एक मशवरा मीटिंग था, ये नहीं कि कुछ ही था। जैसे मैंने कहा कि ये अभी मतीउर रहमान साहब बोले थे कि हमें बहुत छोटे छोटे मशवरे की मीटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए करनी पड़ेगी। हमने फिर कहा हम किशनगंज वाले नौजवान हम चाह लें वो हमारे सर सैयद अहमद खां जैसे हम मान लें उसको और उसके पीछे चल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी खड़ा कर देना है, अपने आप रिवोल्यूशन आ जाएगा। इसी के साथ मैं बात करता हूँ और बाकी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, वो भी पहले ही उसका भी पायदान नीचे से ही चला था, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा किशनगंज तरक्की कर रहा है। लोग हमारे नए नए लोग आ रहे हैं और नए नए लोगों में एक अलग तरह का उमंग है, एक अलग तरह का जज्बा है, और देश बदल रहा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और एक बेहद ख़ास मेहमान अभी आए हैं और उनको बुलाना बेहद ज़रूरी है। जनाब मुफ्ती खालिद अनवर साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ और मौदवाना गुजारिश आपसे ये है कि 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा। यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी। मैं वक्त चूँकि कम है, सर सैयद जिनको हम सब जानते हैं और पेशवा मानते हैं उनको, वो कहा करते थे कि मैं कौम के नौनिहालों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस देखना चाहता हूँ। मुझे एक उनकी फ़िक्र और आज के हालात में हमारे शेख मतीउर रहमान साहब की जो फ़िक्र है वो देखकर अंदाज़ा होता है कि आज के ये सर सैयद हैं, आज के ये जो है सर सैयद हैं।
और नहीं तो किशनगंज, और इतना खस्ता हाल इलाका, वहाँ का कोई एक शख्स क्या सोच सकता है कि एक यूनिवर्सिटी हो? एक बड़ी ज़रूरत की तकमील है। और हकीकत यह है कि हम लोगों ने इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया, एक दीनी और एक असरी, जबकि इल्म वो फ़ायदामंद है जो नफ़ा बख्श हो। साइंस टेक्नोलॉजी या आज की ज़रूरत है या नफ़ा बख्श है। हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सब से गुजारिश करते हैं कि आप और हम में से हर फ़र्द के पीछे में तकरीबन 100 आदमी है। हम सब हर तरह से ताउन करें, जिस काम के लिए आगे बढ़े हैं अल्लाह इस काम में इन्हें कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ और रिस्पेक्ट के साथ जनाब सरफराज अहसन साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आएँ और काफ़ी देर से हमारे जो ऑडियंस हैं, दोस्त हैं, वो आपको सुनने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। आए प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त माब जनाब मतीउर रहमान साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट और इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी, आज के प्रोग्राम के सदर जनाब हारिस साहब, डायस में बैठे हुए खुसूसी मेहमान और हमारे बहुत सारे साथी और अपने इलाके के बहुत सारे नामवर लोग, मैं सबों का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हैं, ये आज शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं आप लोगों के सामने में कुछ बातें रख सकूं। वैसे आज मेरा मकसद यहाँ पे आने का था इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बारे में सुनने का, जानने का, और वाकई में जो तासुरात चेयरमैन तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट ने बयान किए, वाकई में सुन के हमें बहुत खुशी हुई और एक तरह का मोटिवेशन हमें मिला। मैं कुछ पहलुओं पर, क्योंकि ये हमारे एक बुनियादी मसाइल हैं, एक यूनिवर्सिटी कायम करना कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम को रियलाइज़ करना और इसको अमली जामा पहनाना बहुत बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस के साथ इसको आगे ले जाने का काम है। बहुत तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे और उसमें एक बड़ा इनिशिएटिव था AMU सेंटर का वहाँ पे क़याम होना। मुझे लगता है कि वहाँ से एक तहरीक शुरू हुई और वो तहरीक एक नताइज में बदला और AMU सेंटर कायम हुआ। साथ साथ में हमारे पास ऐसे सोशल एजेंट हैं, चेंज एजेंट हैं, जैसे मौलाना मतीउर रहमान साहब ने अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए एक एज ए सोशल एजेंट बना। भाई सोसाइटी कैसे चेंज हो सकती है जब तक कि उसको हम रियलाइज़ नहीं करें कि हमें चेंज की क्या ज़रूरत है। भाई आप देखिए हमारे इलाके में जितने भी लोग हैं, हम लोग, मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट जनरेशन और मैक्सिमम सेकंड जनरेशन एजुकेशन हासिल करने वाले हैं। बहुत ही कम ऐसी फैमिली होगी जो कि सेकंड जनरेशन इल्म हासिल कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे तो प्राइमरी जनरेशन्स होते हैं जो इल्म हासिल करके यहाँ तक, इस मुकाम तक जद्दोजहद करके पहुँचे हैं। आप देखेंगे कि ऐसी सोच रखने वाले हमारे पास मौजूद हैं। मौलाना मतीउर रहमान साहब के रूप में एक ऐसी शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ा चीज़ है वो एजुकेशन। अगर एजुकेशंस का रियलाइजेशन हम लोग कर लें तो हम अपने सोसाइटीज़ को चेंज कर सकते हैं।
एक जनरल सोसाइटी, मामूली सोसाइटी से एक एजुकेटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जो ही एजुकेशन हमारा मजबूत होगा, हम समाजी तौर पर भी मजबूत होंगे और हम इकनॉमिक एतबार से भी मजबूत होंगे। हमारे ये इलाके को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं तो उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ सोचा कि हमारे इस इलाके में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम हर तरह का एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दे सकें, साइंस की एजुकेशन दे सकें, मॉरल एजुकेशन दे सकें, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन दे सकें। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर्स कौन होगा? इससे फैज़याब कौन होंगे? सबसे प्राइमरी जो जगह है, वहाँ के लोग जो एबोरिजिनल बाशिंदा हैं, वहाँ के जो हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सबसे पहला जो बेनिफिट्स मिलेगा वो वहाँ के लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ वहाँ के करीब के लोगों को मिलेगा। फिर क्योंकि एजुकेशन लिमिटेड तो नहीं है किसी जगह के लिए, किसी ख़ास जगह के लिए, ये इस ओपन टू ऑल, ये सबों के लिए ओपन है। फिर हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन सबों को, अगर वो लोग वहाँ से एजुकेशन फ़ैज़याब होना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ से भी उनको एजुकेशन मिल सकता है। देखिए लोकेशन कितनी बेहतरीन लोकेशन है। सीमांचल का एरिया है, सराउंडेड बाय डिफरेंट कंट्रीज़, हमारे कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे स्टेक होल्डर्स मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और कहूँगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करना है तो उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, और मैं समझता हूँ कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे मतीउर रहमान साहब हर तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि सारे चीज़ कामयाब हों। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सच एज़ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी जो एक तरीक़ा होता है लोगों के पास पहुंचना, लोगों के पास जाना, सरकार से मालूम करना, इंडस्ट्रियलिस्ट से मालूम करना, जहां से फंडिंग की पोजीशंस होती है वो फंडिंग हासिल करना और उसके स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनकी मुझे लगता है उनके बातों से कि उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा रोल क्या होना चाहिए? हम लोग तो मोबिलाइज्ड हैं, ठीक है, हम लोग इस कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, हम लोग एजुकेशन की वैल्यूज़ को जानते हैं और क्योंकि हमारा एरिया में मोर देन 60% पीपल अभी भी लिटरेट हैं, तो हमारे लिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है कि हम हर चीज़ कुर्बानी करके हम एजुकेशन हासिल कर सकें। मुझे मैसेज मिला है कि हम बहुत जल्दी ख़त्म करें, तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ये ड्रीम उनके वालिद साहब का था, जैसा कि उन्होंने अभी अपनी तकरीर में समाअत फरमाया, तो ये उनके वालिद साहब का था। ये ड्रीम उनके वालिद साहब के इंतकाल करने के बाद ख़ुद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसको रियलाइज़ करने के बाद अपनी ड्रीम बनाया, अपना यूनिवर्सिटी कायम करने में पूरी जद्दोजहद किया। हमारी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी ड्रीम ऑफ आवरसेल्व्स। अगर ये हमारे ड्रीम्स होगा और ये अगर हमारा ख्वाब होगा और हम इसको एक साथ मिल कर के ताउन के साथ, पूरी पब्लिक मोबिलाइजेशन के साथ, पूरी रिसोर्स जहाँ से जनरेट होगी, उन सारे चीज़ों के साथ अगर हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस ड्रीम्स को रियलाइज़ कर पाएंगे और एक यूनिवर्सिटी को बनता हुआ हम देख पाएंगे और हम अपने सोसाइटी के लोगों को इल्म की दौलत से फैज़याब होते हुए देख पाएंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स का कि उन्होंने हालांकि मैं इस काबिल तो हूँ नहीं कि आज के मेहमान खुसूसी हो पाऊँ, लेकिन हाँ आप लोगों ने ये दावत दी, आप लोगों ने इस काबिल समझा, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मतीउर रहमान साहब का, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब जुनैद हारिस साहब जो जामिया मिल्लत इस्लामिया के प्रोफेसर हैं और इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के ये हेड भी हैं गालिबन, और इनका तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट और इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के जो भी इक़दाम हैं उस पर इनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन शुरू दिन से रहा है। सर सदारती कलमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 10:29 हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ कि खाने का भी ये वक्त है, वक्त की कमी है। मैंने नोट्स लिए थे आप लोगों के जज्बात को देख करके कि कितनी खूबसूरत बातें आपने की हैं
कि ज़ाहिर सी बात उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन यही जो वक्त की क़िल्लत है, मैं एक चीज़ की मुबारकबाद ज़रूर दे रहा हूँ कि आप हालिया ने किशनगंज खुशनसीब लोग हैं जो इतने बड़े काम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, और मैं अपने आप को इस एतबार से खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। हिंदुस्तान की तारीख़ बदल गई है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से पोशीदा नहीं है। मुल्क जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो रह गए, उसके अंदर भी कश्मीर का हिस्सा जिस तरह से अलग हुआ और जिस सूरत हाल से गुज़रा किसी से पोशीदा नहीं। पाकिस्तान में जो मुसलमान चले गए वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। बांग्लादेश में जो मुसलमान है बिल्कुल वाज़ेह है। एक जगह और अक्सरियत में है मुसलमान, और वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा टापू है, ऐसा जजीरा है कि वहाँ की ख़बरें सुनने को भी नहीं आती, जबकि बहुत ही पुरअमन जगह है। हमारे पास अगर रोशनी की किरण कहीं से नज़र आ सकती है तो यकीन जानिए वो किशनगंज है। बहुत से लोग ये समझते हैं, बहुत से छोटे छोटे अल्फाज की बात करते हैं, मिनी पाकिस्तान तक का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की तरक्की के हवाले से अगर कोई मजबूत मंसूबा करने की पोजीशन में अगर कोई इलाका है तो वो किशनगंज का इलाका है। मैंने बताया कि मैं खाने और आपके बीच में बिल्कुल नहीं आना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बातें हुई हैं, जाहिर सी बात है ये जो मीटिंग थी, ये जो सिंपोजियम था, वो इसलिए था कि अभी लोगों को जोड़ा जाता, अपने लोगों से बातें की जाती। लेकिन जो जज्बात आपके सामने आए हैं, मैं समझता हूँ उसके अगले मरहले में हम कदम रख चुके हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हर महीने मुस्तकिल वो किस तरह से स्क्वायर फीट के हवाले से देंगे। यहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट की फ़ौरन उन्होंने बात की और भी लोगों ने बात की। एक बुनियादी सवाल अब हमारे सामने रह गया है कि हम और क्या कर सकते हैं। ताउन की सूरतें मुख्तलिफ़ होती हैं। एक तो फ़ंड सबसे बेहतरीन ज़रूरत है, सबसे बुनियादी ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ ये है कि मशवरे की सूरत में, मशवरे के लिए भी इन्होंने दरवाज़ा अपना खुला रखा है। और मशवरे की बेहतरीन सूरत यह है कि तहरीरी सूरत में आए, ताकि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो महफूज हो सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो मीटिंग्स में रख करके उसको अमल दरामद किया जा सके। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये जितने लोग शरीक हैं, मैं समझता हूँ इस मिशन के एम्बेसडर हैं, इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इस पर तो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सदारती ख़िताब के बाद सवाल जवाब नहीं होता। लेकिन ये चूँकि एक फॉर्मल बहुत रस्मी बात नहीं है, मैं कहता हूँ कि खाने का वक्त हो चुका है, लेकिन अगर अब भी किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो उसकी वजाहत होनी चाहिए। और हम में से हर एक जो भी यहाँ पर शरीक है वो किस तरह से अपना ताउन पेश कर रहा है, कैसे लोगों को जोड़ रहा है, इस बात को ज़रूर वाज़ेह करना चाहिए। मैं यही ज़रूरी समझ रहा हूँ कि अगर हम देखिए, मैं एक चीज़ कह के अपनी बात बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा। अच्छे ख़यालात का आना ये अच्छे इंसान की निशानी है। हर जगह आते हैं, लेकिन उसे ज़मीन पर उतारना और अमली सूरत देना ये बहुत आसान नहीं होता है। बहुत कम मौक़े तारीख़ में मिलते हैं कि जब उसको अमली सूरत देने की ज़रूरत होती है और अमली सूरत देने वाले लोग होते हैं। 35 इयर्स का तजर्बा, और इस वक्त जो आपके सामने जो चीज़ मौजूद है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अवामी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लोग सर सैयद की बात कर रहे थे। सर सैयद का अलीगढ़ आज तक तरोताज़ा इसलिए है कि वो उस वक्त भी अवामी थी और आज भी अवामी है। तो ये अवामी यूनिवर्सिटी है। इसकी
अंदर आप अपने जज्बात को सिर्फ नहीं शामिल कर रहे हैं, अपना ताउन आप दामे दरमे सुखने हर तरह से शामिल हो रहे हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी आवाज़ है। अलीगढ़ का मुस्तकबिल क्या है, जामिया मिल्लिया का क्या है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज आप तारीख़ रकम करने की सूरत में हैं कि किशनगंज का मुस्तकबिल हिंदुस्तान नहीं आलमी सतह पर मुसलमानों के मुस्तकबिल को तय करने में आप अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो ये जो फ़ैसला है बहुत सोच समझ करके आप किस तरह ताउन कर रहे हैं इसे समझिए। और मैं समझता हूँ इस सिलसिले में आपको एक यहाँ पर भी एक कमेटी बना देनी चाहिए चेयरमैन साहब, छोटी सी, कि जो लोग अपना ताउन जिस तरह देना चाहते हैं उनको मिलना आसान हो। वरना होगा क्या, होता क्या है उमूमन कि जैसे आपकी अपनी मसरूफियात है, किशन अपने लोगों से मिलने का आपके वक्त के पास जिस तरह से आप काम कर रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर, बहुत आसान नहीं होता। तो ये लोग आपस में कैसे मिलें, यहीं पर अगर ये तय हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि और कैसे उनका ताउन का क्या शक्ल होगी ये भी अगर तय हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। मुफ्ती साहब ने बहुत बुनियादी बातें कही थी कि कुरान हमारा मंशूर है, हमें इस्लाम के साथ अब इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में, मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक रवैया जो कि साइंस को भी जन्म देता है और आपकी तरक्की को भी, आपकी तरक्की का भी वो ज़िम्मेदार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।